हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज चूँकि मकर संक्रांति है तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। और आज हम बात करेंगे, चूँकि बोर्ड परीक्षाओं की डेट आ चुकी है तो फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप उसको पढ़ के जाते हैं तो संभावना है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। जैसे कि आज हम बताने जा रहे हैं जो लॉन्ग आंसर में अक्सर वो क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आएगा, पांचवे का या खा, उसमें से यही क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है। वो ये क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की सॉरी, शायद आपको यहाँ दिख ना रहा हो, थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो पूछा जाएगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मैं दोनों बात आपको बताऊंगा आज। प्रथम कोटि और शून्य कोटि में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो शून्य कोटि भी आप कर सकते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से कर लेंगे, है ना? तो चलिए हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हम प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र कैसे लेके आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो चूंकि आपने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया होगा, चूंकि ये चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी, तो जब चैप्टर को आपने स्टार्ट किया होगा तो शुरुआत में एक पढ़ा होगा अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, दोनों एक ही बात होती है। तो अभिक्रिया के दर के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि एक सूत्र होता है अभिक्रिया के दर का कि जो R होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन का रेट यानी अभिक्रिया की जो दर होती है, या इसको वेग भी बोल सकते हैं, V से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो दर होता है वो किसी अभिकारक की सांद्रता, जो कैपिटल R है ये अभिकारक है किस, और कैपिटल R जो अभिकारक है, और जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है वो डिनोट करता है कि ये सांद्रता है। तो अभिकारक की सांद्रता की दर यानी बटे में dt, किसी अभिकारक की सांद्रता की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे कोई अभिक्रिया R है अभिकारक और उससे कोई प्रोडक्ट P बन रहा है, तो आपको पता है कि अभिकारक कंटिन्यू घटता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो चूंकि अभिकारक घट रहा होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन शो करेंगे कि अभिकारक की सांद्रता की दर को अभिक्रिया की वेग कहते हैं। माइनस ये शो करता है कि अभिकारक कंटिन्यू घट रहा है। दूसरा आपने अभिकारक का अभिक्रिया की वेग का एक सूत्र आपने और पढ़ा अभिक्रिया की दर का, वो ये है कि R इज इक्वल टू के ब्रैकेट में कैपिटल R की पावर n, जहां पे जो स्मॉल n पावर जो लगी है वो अभिक्रिया की कोटि होती है ना? अभिक्रिया की कोटि जब आपने पढ़ा होगा तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अभिकारक की सांद्रता की जो घात होती है, घात पदों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, और अभिक्रिया की कोटि घात में लगती है ना? तो अभिकारक का वेग और दर के सूत्र ये भी होता है, अभिक्रिया का वेग का सूत्र ये, और अभिक्रिया का वेग या दर का सूत्र ये, दोनों सूत्र होते हैं। तो हम इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखें तो दोनों का LHS जो है वो सेम है। तो जब दोनों का LHS सेम है तो RHS को हम सेम कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से ये देखिए, हमने ये अभी के दोनों का RHS क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो जब दोनों का RHS इक्वल कर देंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा, यहाँ पे चूंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है तो n की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k और r की पावर n का मतलब 1 अगर आप रखेंगे तो इतना ही रहेगा, है ना? तो इतने पे ही छोड़ सकते हैं। तो अब आगे आ जाइए, यहां से देखिए R वालों को इधर ले आइए, dt को उधर ले जाइए। यहाँ पे R है तो R वालों को एक तरफ कर सकते हैं आप। तो ये आपका हो जाएगा
और जो माइनस यहाँ पे माइनस है इसको हम उधर लेके चल रहे हैं, तो इधर आपका बचेगा डी आर अपान में ये वाला आर जो आ गया इधर, और जो माइनस था वो उधर चला गया, और वहां पे पहले से के था और डी टी हो जाएगा, ये के डी। ठीक है ना। अब आप दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए, है ना। समाकलन करने पर दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ डी आर अपान आर, और ये इज इक्वल टू माइनस के, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट होता है, इसका समाकलन होगा नहीं, तो ये dt का सिर्फ समाकलन होगा। अब हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट कैसे लगाते हैं, तो जैसे अभिक्रिया का जो ये अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता, तो सांद्रता पहले प्रारंभिक सांद्रता से कुछ समय बाद की सांद्रता, तो यहां से मान लीजिए कि अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता A नॉट है, कुछ समय बाद उसकी सांद्रता A हो जाती है, तो A नॉट से A लगा दीजिए। और समय जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होती है उस वक्त समय को शून्य लेते हैं, तो 0, कुछ समय बाद t समय हो जाता है, तो 0 से t इसकी लिमिट लग जाएगी, है ना। अब आपको अगर पता होगा समाकलन के बारे में, तो जो मैथ के साइंस छात्र हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि डी आर अपॉन आर का जो समाकलन होगा वो लॉग आर हो जाएगा, और जो लिमिट ये लगी थी वो यहां लग जाएगी 0 से A नॉट से A प्रारंभिक सांद्रता से अंतिम सांद्रता बराबर। अब यहाँ की बात करें तो माइनस के ये बाहर है जो, और dt का समाकलन आपको पता है केवल t हो जाएगा कांस्टेंट, 0 से t यहाँ पे लिमिट लग जाएगी। अब लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता है लिमिट कैसे लगती है, प्रारंभिक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये लॉग, और यहाँ पे बेस e है, आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, लॉग की जो बेस है वो e है, तो अपर लिमिट है a, तो लॉग a माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा लॉग a नॉट, यहाँ भी बेस ही, और इक्वल टू यहाँ पे देखो t की अपर लिमिट t ही रहेगी, लोअर लिमिट 0 है, तो ये केवल kt आएगा, है ना। और माइनस जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है लॉग या पहले ये माइनस है, इसको हटाने के लिए आप पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो हम इसको पहले लिख ले रहे हैं लॉग a नॉट बेस ई, और ये माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख ले रहे हैं लॉग a बेस ई इज इक्वल टू यहाँ प्लस में kt हो जाएगा, है ना, ये इतना हो जाएगा। अब आप इधर आ जाइए, आप जानते हैं कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग अगर माइनस में है तो हम उसको अपॉन में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि लॉग a नॉट अपॉन में a और इज इक्वल टू kt, ये आपको पता है ना, इसको अपॉन में लिख लेंगे, वो kt हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस ही मैंने पहले से बताया था कि अब एक बात ध्यान रखें कि बेस ई को अगर लॉग की बेस 10 में चेंज करना हो तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर हम इसको बेस 10 कर लें लॉग बेस 10, तो आगे हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये हो जाएगा आपका a नॉट अपॉन में a और इज इक्वल टू ये kt। अब यहां से आप k को रोक लीजिए, हम इसको पहले लिख रहे हैं, k को रोक ले रहे हैं, तो t अपॉन में आ जाएगा इसके 1 अपॉन टी इंटू 2.303 और इंटू लॉग बेस 10। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक सांद्रता है अगर उसको हम a ले लेते हैं और ये कुछ समय बाद की सांद्रता है, यानी प्रारंभिक सांद्रता में से कुछ वैल्यू घट जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स। ये तो यही आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, जहां पे के वेग स्थिरांक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना है, अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए। ओके।